चलो, डी का शेप क्लास देखे थे, है ना? बना लिए थे ना उसको। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कुछ। तुम कैसे बना लिए? ठीक है, चलो बना लेते हैं एक बार, फिर आगे। नाम लिख लिए थे? डी एक्स वाई डी वाई जेड कुछ नहीं? ये कहाँ है रोमांच? हेडिंग शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इसमें लिखेंगे। फॉर डी ऑर्बिटल्स, फॉर डी ऑर्बिटल्स, फॉर डी ऑर्बिटल्स L is equals to 2, L is equals to 2, सो M, M की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? -L to L। तो -2, -1, 0, 1 and 2, ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनके नंबर्स। हाँ हाँ, लिखो ना, यही से चालू कर रहे हैं ना अपन। फॉर एल इज इक्वल्स टू, फॉर डी, फॉर डी एल इज इक्वल्स टू 2, सो एम इज इक्वल्स टू -L to L, तो एम की वैल्यू -2 से +2 हो गई। चलो शेप बनाना पांचों के। ये हो गया आपका डी एक्स वाई। लाइकवाइज दो और बना लेंगे, बस एक्सिस का नाम चेंज कर देना। ये डी एक्स वाई हो गया, एक हो जाएगा डी वाई जेड, एक हो जाएगा डी जेड एक्स। ठीक है, चौथा बनाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल्स। नोड के बारे में अपन उसमें पढ़े थे ना, एस में और पी में। एस में 1s के पास कोई नोड नहीं है, 2s के पास एक नोड है, 3s के पास दो नोड है। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या निकाल लिया था हमने? n-1 नोड। ठीक है, जिसका n का वैल्यू 3 है उसके पास दो नोड है, n की वैल्यू 2 के पास एक नोड है, n की वैल्यू 1 के पास एक भी नोड नहीं है। और नोड क्या था? वो रीजन, वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, नोड। ऐसे ही हमने पी के लिए भी लिखा था कि पी में भी 2p में एक नोड होगा, 3p में दो नोड होगा, पर वहां पे नोडल प्लेन भी था इन इन अ पर्टिकुलर डंबल शेप। एक नोडल प्लेन था ना, जो दोनों के बीच से गुजर रहा था। हाँ, हो गया, बना बना लिए पांचों। नीचे लिखना,
Thus there are 5d orbitals. Thus there are 5d orbitals. Thus there are 5d orbitals. Full stop. Depending upon the axis. Depending upon the axis. Depending upon the axis along which. Depending upon the axis along which or between which. Along which or between which their electron clouds are concentrated, depending upon the axis along which or between which their electron clouds are concentrated. इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर कंसंट्रेटेड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे उनके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, जहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कुछ ऑर्बिटल में एक्सिस के बीच में है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और कुछ ऑर्बिटल में एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अकॉर्डिंगली उनका नाम दिया गया है, ये लिख रहे हैं अपन कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस बिटवीन विच या अलोंग विच देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर प्रेजेंट, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है, ओके। Between which their electron clouds are concentrated, comma, their names and shapes are given. Their names and shapes are given. Their names and shapes are given. So stop. dz square has a dz square has a dz square has a donut shaped electron cloud, DOUGHNUT, donut shaped, DOUGHNUT, donut shaped electron cloud in the center, donut shaped electron cloud in the center, whereas others have whereas others have clover leaf shape. ये सब जो आपको दिख रहा है सब क्या है? क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ शेप, फूल जैसे क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। अगेन यहां पे भी नोड की बात करेंगे तो डी स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3D से, 3 से। तो 3D के पास कोई नोड नहीं, 4D के पास एक नोड, 5D के पास दो नोड, 3D 4D के बीच में, 4D 5D के बीच में। जस्ट लाइक 2s में एक नोड था, 3s में कहां पे दो नोड था? 1s 2s के बीच में, 2s 3s के बीच में, ठीक है। तो वो भी लाइन लिखेंगे नीचे। 3D has no node, 3D has no node, comma 4D has one, 4D has one, comma 5D has two, and so on, and so on, ठीक है। तो इसका एक और जनरल फॉर्मूला लिखना, thus we may conclude that, thus we may conclude that, thus we may conclude that number of nodes in any orbital, number of nodes in any orbital is equals to n minus l minus 1, n minus l minus 1। वहां पे अपन ने n minus 1 लिखा था, बट s के लिए तो वैसे भी l 0 होता है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी n minus l minus 1 नोड्स, ठीक है, ठीक है। तो इतना था ये चैप्टर। एनसीईआरटी निकालना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और बीच बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं कुछ कंसेप्ट फिर से समझा दूंगा उनके लिए जो अभी ज्वाइन किए हैं ना, तो आप लोग को ऐसा ही लगेगा कि क्या हो रहा है।
वो चालू करना है, पहला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद वो कर लेंगे। बाकी के स्कूल में तो 1 और 2 ही चालू हो रहा होगा, सीबीएसई वाले जितने भी हैं, है ना। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको भी कराऊंगा मैं, जिनका छूटा हुआ है तो संडेज को आना पड़ेगा, बट है ना, क्योंकि इनका तो हो चुका है जो पहले से आ रहे हैं। संडेज को थोड़ा टाइम देंगे तो अपन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर करना चालू करेंगे संडेज को। ठीक है। हम्म, निकालो एनसीईआरटी, रखें क्या आप? नहीं, पीछे एक ले लो डाउन से, पलक इधर इधर आ गया, एक ये लो मुझसे। देखना 2 लोग के बीच में एक हो, आप रख लो ना, इनके पास भी नहीं है। पीछे थर्ड बेंच एक भी नहीं है, तो आर्यन क्यों लेके नहीं आ रहा है तू? क्यों, क्या वेट कर रहा है? अभी भी डाउटफुल है क्या कि पढ़ना है कि नहीं 11th? फिर पीछे है लास्ट बेंच, एक ही है, सार्थक। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, है ना, इससे अपन एक कंसेप्ट भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, बोर्ड की पहली ऑर्बिट का नाम क्या था? ए। If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 to the power 6 meter per second, सब पढ़ रहे हैं? Calculate the de Broglie wavelength associated with it. ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट इसमें क्या है कि मैटर की भी वेव होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि पेन की भी एक वेव है, कार की भी एक वेव है, हमारी बॉडी की भी एक वेव है। तो एवरी मैटर हैज गॉट अ वेव ऑल्सो। मैटर के पास पार्टिकल्स तो है, मैटर एटम से ही बना है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट मैटर की वेव होती है, ये हमें डी ब्रॉगली ने बताया। तो डी ब्रॉगली गेव द मैटर वेव, और उस मैटर वेव के लिए, अब वेव है तो वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ क्या होती है? अगर ये वेव है तो वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, राइट। तो अगर वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। तब होगा सारी वेव कैरेक्टरिस्टिक होगी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो आपको दिया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव बनाता है। ठीक है, अब उस वेव की वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या दिया था? एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? लैम्डा निकालना है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया नहीं है क्योंकि पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, नेग्लिजिबल होता है बहुत। और v दिया हुआ है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, और h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपका h का वैल्यू है। व्हाट इज m? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ये याद रख लो वैल्यू, ये दो तो वैल्यू याद होनी चाहिए। और ई का वैल्यू भी, ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये दो तीन चीजों की वैल्यू याद रखिए। ठीक है, आप पुट करो वैल्यू, आंसर निकालो। वेलोसिटी तो दी हुई है डायरेक्टली। क्या हो गया?
सारे 10 के पावर्स को एक साथ ले लेना। ऊपर आ रहा है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। नीचे है आपका 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6। सारे 10 के पावर्स को एक साथ ले लो और बाकी 6.626 और नीचे 9.11 इंटू 2.19। 10 टू द पावर माइनस 34 है, नीचे माइनस 31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 31 और ये प्लस 6 ऊपर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस 34 माइनस 9 माइनस 40, माइनस 40 प्लस 31 माइनस 9। तो 10 का तो पावर माइनस 9 हो गया। अब बचा ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया क्या? 9.11 इंटू 2.19 उसको मल्टीप्लाई करो, फिर तो डिवाइड करना है बस। 219 इंटू 911। नीचे वाले का आंसर बता रहा है 6.626। हाँ, कितना बताया? 19.9509। सबका इतना ही आ रहा है। डिवाइड तो तब भी करना ही पड़ेगा। हाँ तो करो फिर डिवाइड ऊपर, फिर फाइनल आंसर बताओ। देखते हैं कितना फर्क आ रहा है अप्रोक्स करने पर, एग्जैक्ट लेने पर। ऊपर वाले रहने तो नीचे वाले को कर लो 20। 6.6 को 7 ले सकते हैं। वाह, प्लान कोई आइडिया क्यों नहीं आया कि 6.6 को मैं 7 ले लेता हूँ? बच्चे लोग के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। कुछ भी। .332 आएगा। आ रहा है क्या? ठीक है तो चलेगा। हाँ तो ये कितना आ रहा है आपका? 0.332 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब इसको थोड़ा सा नियरेस्ट नंबर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि अपन को जब भी वेवलेंथ लिखते हैं या तो एंगस्ट्रॉम में या तो पिकोमीटर में, इन सब में लिखते हैं अपन। पिकोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। पिकोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 12। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 332 लिख दूं क्या? तो 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा और 9 और 3 मिलकर 12 हो जाएंगे। तो 332 पिकोमीटर सही है लिखना? अरे हाँ या ना? लिख सकते हैं ना इसको? -10 होगा तो 3.32 हो जाएगा, वो भी चलेगा। 3.32 एंगस्ट्रॉम भी चलेगा, नो डाउट, नो 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 प्रॉब्लम। ठीक है, या 332 पिकोमीटर। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा 60, है ना? ये होमवर्क रहेगा 60। सेम है, बस अब क्या बोला यहाँ पे? हॉकी बॉल ले लिया है। सुन रहे हैं?
क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बस। Velocity associated with a proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ये प्रोटॉन की वेलोसिटी दी हुई है। बोल रहा है कि अगर इसी वेलोसिटी से एक हॉकी बॉल जो कि 0.1 केजी की है, यानी कि 100 ग्राम की है, अगर वो भी सेम वेलोसिटी से भागेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। समझ रहे हैं क्या? वो 1000 वोल्ट तो आप कंफ्यूज करने के लिए दिया कि आप कंफ्यूज हो कि 1000 वोल्ट क्या है, डर जाओ वहीं पर, क्वेश्चन बनाओ ही नहीं, आगे बढ़ जाओ। बाकी दिया क्या है, प्रोटॉन जब 1000 वोल्ट की सप्लाई उसको दी जा रही है तो वो इतने स्पीड से भाग रहा है। एम आई क्लियर? अगर इतनी स्पीड से एक हॉकी बॉल भागे तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो अगेन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच तो एच है, एम यहां पे क्या हो जाएगा 0.1, और वी यही वाला जो वेलोसिटी दिया हमको। समझ रहे हैं क्या? अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आपको सॉल्व करना है जैसा भी अपन ने किया है ना। इसका आंसर है 1.516 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर। देखो इसके वेवलेंथ में और इसके वेवलेंथ में कितना फर्क है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये वेवलेंथ बड़ा है कि ये वेवलेंथ बड़ा है, क्या बोलते हैं? ये बड़ा है तो सीधी पक्का ना। 10 टू द पावर माइनस 9 बड़ा होता है, 10 टू द पावर माइनस 28 बहुत छोटा है। आप ये मान के चलो इसका 3 टाइम्स छोटा होगा वो, है ना। तभी अपन बोल रहे हैं कि एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी का वेवलेंथ हम कंसिडर नहीं करते हैं। और ये तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी था ना, ये तो इलेक्ट्रॉन था। अरे हाँ, है ना। अपन देखो ना, आपने लैम्डा के साथ मास को कहां रखा है, डिनोमिनेटर में। तो जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा, हॉकी बॉल का मास तो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो 1 ग्राम भी नहीं है, और हॉकी का बॉल 100 ग्राम है। 1 ग्राम भी नहीं है मैं बोल रहा हूँ, मतलब 9.1 इंटू, ये तो नेग्लिजिबल माना जाता है मास को। हम तो एटॉमिक मास को कंसिडर करते समय इलेक्ट्रॉन को गिनते भी नहीं है। आया ना, ये पता है ना। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तो बात भी नहीं करते अपन मास के समय, तो इसका तो मास नेग्लिजिबल है। तो इस टाइप के मास के लिए हम उसकी वेवलेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं क्या? यही बोर कर रहे थे, इसलिए उनका मॉडल फेल हुआ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की वेव को भी कंसिडर किया, तब तो आया 3D मॉडल। वरना अभी तक तो हम 2D मॉडल ही पढ़ रहे थे क्लास 9 10 तक। बट वेव मोशन के कारण 3D मॉडल आया। ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए दिस वाज द मेजर डेवलपमेंट। कौन सा मेजर डेवलपमेंट था? डी ब्रॉगली का मैटर वेव, कि मैटर का भी डुअल नेचर होता है। मैटर में पार्टिकल तो है ही, पर मैटर की भी एक वेव होती है। बड़े पार्टिकल के लिए भले वो वेव बहुत छोटी होती है, विच कैन बी नेग्लेक्टेड, बट छोटे पार्टिकल के लिए वो वेव्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लगभग आपकी सारे लाइट की जो रेंज है, लाइट वेव्स की जो रेंज है, वो सब इसी के आसपास तो फॉल होती है। नैनोमीटर्स अपन लिखते हैं ना, पता आपको वायलेट का कितना लिखे थे अपन? 400 कुछ नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है। लगभग इसी के आसपास ही है उसकी वेवलेंथ भी। ठीक है, चलो तो 60 बन जाएगा आंसर, मैंने आपको बता दिया, ये है उसका आंसर। ठीक है, वैसे ही ऊपर 58 है, उसके ऊपर 57 है। ऑल आर रिलेटेड टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ओनली। एक बार पढ़ लो बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58। एक में न्यूट्रॉन को लिया है 58 वाले में, और निकालने आपको वेलोसिटी बोला है। 58 पढ़ रहे हो? 58 वेवलेंथ दी हुई है, वेलोसिटी निकालना है न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ये 10 टू द पावर माइनस 31 है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 10 टू द पावर माइनस 27। भले ये भी बहुत कम है, बट इससे तो ज्यादा है। और सामने 1.67, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ये होता है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तभी तो दोनों को 1 1 मान लेते हैं ना, और जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है उसी को ऐड करके एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, ओके। 57 भी ऐसे ही है। 57 में आपको अगेन लैम्डा निकालना है। इलेक्ट्रॉन है, उसका वेलोसिटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन पर समझेगा? 57 दी, तो 57 58 59 60 इज रिलेटेड टू मैटर वेव। हुआ क्या?
हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने किया ना, ये वाला, उसमें स्पीड था 2.19 और इस क्वेश्चन में स्पीड है 1.6 इंटू 10⁶, बस वही चेंज है। बाकी इलेक्ट्रॉन का मास तो वही है, ऊपर हमारा एच का वैल्यू भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 में आना, 28, 29, 30, 31, ये चारों देखते हैं। 28, 29, 30 एंड 31, थोड़ा क्वांटम नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, an atomic orbital has n is equals to 3. What are the possible values of L and M? जिनको आता है वो बनाएंगे, है ना, बाकी लोग इधर देखेंगे, है ना। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान देना। जैसे हमारा एड्रेस होता है ना घर का, उसको हम 4 लाइन एटलीस्ट यूज करते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, गली मोहल्ला, रायपुर, राइट। वैसे ही क्वांटम नंबर्स में भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बता सकते हो इन 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से। 4 नंबर्स होते हैं, इनका नाम होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। अभी क्या क्या बता रहे हैं, जैसे हमारे एड्रेस का पहला लाइन घर नंबर होता है, अगला लाइन स्ट्रीट नंबर होगा, फिर मोहल्ला होगा। इन द सेम वे इसका पहला नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट को बिलोंग करता है। ऑर्बिट में है नहीं बोला मैंने, क्योंकि अब तो पता है हमें कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिट में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट को बिलोंग करता है वो ये बताता है। ये वही आपका बोर वाला ही है, KLMN। तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में L में है। K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, करेक्ट। लाइकवाइज O के लिए 5 एंड सो ऑन। ये हमारा पहला क्वांटम नंबर हुआ, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स हैं। क्या है ऑर्बिट के अंदर? सब ऑर्बिट्स, या शेल के अंदर सब शेल्स। तो एल की वैल्यू बताती है हमें कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में है या कौन से सब शेल में है। यानी कि हर ऑर्बिट के पास कुछ सब शेल्स हैं, हर मोहल्ले में कुछ गलियां हैं। अब हर मोहल्ले में बराबर गलियां थोड़ी ना होंगी, डीडे घर में 4 गली है ना, पफाड़ी में 10 गली होगी। तो अकॉर्डिंगली हर ऑर्बिट में अपनी ही नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट के पास सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट है, सेकंड के पास 2 सब ऑर्बिट है, थर्ड के पास 3, फोर्थ के पास 4। ये आया कहां से? एल की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर के n-1 तक, 0 से n-1। यानी कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं के, तो 0 से 1-1 0, यानी कि सिर्फ इसके पास क्या है? 0 वाला ही सब ऑर्बिट है। अगर मैं बात कर रहा हूं एल की, यानी कि एन की वैल्यू 2, तो उसके लिए एल के लिए कितने सब ऑर्बिट हो जाएंगे? 0 से लेकर के 2-1 यानी कि 1। तो 0 भी है इसके पास और 1 भी है इसके पास, यानी कि 2 सब ऑर्बिट्स हैं। जब मैं बात करूंगा एम की, तो एम के लिए एन का वैल्यू कितना है? 3। तो 0 से लेकर के 3-1 यानी कि 0, 1 एंड 2, इसके पास 3 सब ऑर्बिट है। इन शॉर्ट जो उनका एन का नंबर होता है ना, उतनी ही सब ऑर्बिट्स होती है। एन की वैल्यू 1 है तो 1 सब ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 है तो 2 सब ऑर्बिट्स, एन की वैल्यू 3, 3 सब ऑर्बिट, एन की वैल्यू 4, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये तो इनके नंबर्स हैं, पर इनको नाम भी दिया गया है। L is equals to 0 corresponds to S suborbit. L is equals to 0 corresponds to S suborbit. L is equals to 1 corresponds to P suborbit, जिसका पेपर ने नाम वाम लिखा था ना, स्फेरिकल शेप S का था, P का डंबल था, D का डबल डंबल था। तो ये P हो गया और ये भी P हो गया। 2 corresponds to D
एंड 3 करस्पॉन्ड्स टू एफ सब ऑर्बिट। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के अंदर है, यानी कि हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, हर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, हर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स, समझे? यानी कि घरों के अंदर कमरे और कमरों में बिस्तर और बिस्तर में दो लोग, समझे क्या? तो ये हो गए घर, ये उनके कमरे और कमरों में बिस्तर, राइट? तो अब क्या होगा? ऑर्बिटल, इसको ये बताएगा कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये बता रहा था कौन से ऑर्बिट में है, ये बता रहा था ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में है, और ये बताएगा उस सब ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रेंज करती है -L2L, -L2L, यानी कि S वाले सब ऑर्बिट के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो -0 to 0 मतलब सिर्फ 0 हो रहा है। P के पास, P की वैल्यू क्या है? 1, तो -1 to 1, यानी कि -1, 0 एंड 1, यानी कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल। डी के पास, डी के लिए L का वैल्यू क्या है? 2, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब समझ में, आज अपन स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले ये लिखे थे ना कि डी के लिए L का वैल्यू 2 होता है, डी के लिए L का वैल्यू 2 होता है, तो M का रेंज क्या हो जाएगा? -L2L, ये मैंने लिखा था शुरुआत में। और D L इज इक्वल्स टू 2, तो M का वैल्यू -L2L, यानी कि -2 से लेकर 2 जाएगा, कितने हो गए? 5। उन 5 का शेप ये है, ठीक है? क्लियर है? ये 5 ऑर्बिटल। और वैसे ही F के पास, F के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3, -L2L, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कितने हो गए टोटल? 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है? और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते ही हैं, बट अपने एक्सिस में रोटेट भी करते हैं, अपने एक्सिस में रोटेट, जैसे अर्थ है अपने एक्सिस में रोटेट करते हुए सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस में रोटेट करते हुए न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है। तो जो रोटेशन होता है ना, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में टकराए ना, इसलिए उनका रोटेशन ऑपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर उनका स्पिन बताता है, तो उसके लिए 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, +12 फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, -12 फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ऑर्बिटल को हम ऐसे हर बार शेप नहीं बनाएंगे ना, उसके लिए अपन एक बॉक्स यूज करते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स, पी के पास 3 ऑर्बिटल है तो 3 बॉक्स, डी के पास 5 है तो ये हो गए डी के 5, और एफ के पास 7 है तो हो गए उनके 7। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपन एरो से दिखाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लाइकवाइज डी में 5 होते हैं जिनके नाम अपन लिखे हैं पीछे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एफ के साथ, है ना? हमें एफ का नाम और शेप नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप को डी तक ही रखना है जब हम शेप और नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बनाए क्या? क्वेश्चन नंबर 28 बन गया क्या? क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 28? बार पढ़ना है ना, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं जितना भी मैंने आपको बताया है, इससे बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल्स टू 3। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका n का वैल्यू क्या है? 3, यानी कि थर्ड ऑर्बिट का है वो। n का वैल्यू 3 मतलब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम? थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट के पास क्या क्या है? L भी है, सॉरी S से चालू करेंगे ना, S भी है, L भी है और P भी है, क्योंकि इसके पास 3 होते हैं ना, राइट? हर S के पास एक ऑर्बिटल, L के पास, सॉरी हाँ P सॉरी S P और D, S के पास 1, P के पास 3 और D के पास 5, ठीक है?
ओके, पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। एल और एम क्या क्या हो सकता है, एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, 0 करस्पॉन्ड्स टू एस, 1 करस्पॉन्ड्स टू पी, 2 करस्पॉन्ड्स टू डी। और एम का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एम का, हाँ -2 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए m का वैल्यू 0 है, इसके लिए -1 0 1, -2 -1 0 1 2। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3d ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है, 3 के पास है तो sb pb और db, बट ये बात कर रहा है 3d ऑर्बिटल्स की, इसी की बात कर रहा है। और इसके लिए क्या पूछ रहा है, m और l का वैल्यू। तो अगर 3d है, अगर ये 3d है तो l का वैल्यू क्या होगा इसका, 2। l का वैल्यू, ये जो 3d लिखा रहता है ये क्या क्या बताता है, ये है n और ये है l, n और l, ठीक है। अब ये है m की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2, और इनके इलेक्ट्रॉन्स +½ -½ +½ -½ अब समझ गए क्या। इस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर अगर लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, पहले बॉक्स में है तो -2 m का वैल्यू, और क्लॉकवाइज है तो +½ दिस आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने गोला मारा है। हाँ, ऐसा लिखने बोला है क्या, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ क्वांटम नंबर्स m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर, नहीं क्यों 10 का लिखना, m और l लिखने बोला है ना बस आपको, तो l तो सबके लिए कॉमन है 2, m की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2 हो सकती है। अगर s लिखने बोला तो आप पूरे लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बस l का वैल्यू सबके लिए 2 है, और m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इस बॉक्स के लिए -2, इस बॉक्स के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए -1, इस बॉक्स के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 1, और इस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 2, m का वैल्यू। क्लियर है, तो l इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। 1 का p, नहीं 1 के पास तो सिर्फ s होता है ना, तो 1 का p पॉसिबल, अच्छा, और आर पॉसिबल पूछ रहा है, ओके। 2s पॉसिबल है, यस। 2p, यस, 2 के पास 2 होते हैं ना, s एंड p। और 3 का f, नहीं, f तो चालू ही 4 से होता है ना, f चालू कहां से होता है, 4 से। तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले 1s होता है, उसके बाद 2s होता है, 2p होता है, याद है, फिर 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। जो हम मानते थे कि बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो ऐसा नहीं है, बीच में न्यूक्लियस 1s 2s 2p 3s 3p, ये मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूं, बाकी हालांकि उनका सबका अपना अपना शेप है ना, पर समझाने के लिए कि सिर्फ वो एक नहीं है, इट इज स्प्लिटेड इनटू ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स आर स्प्लिटेड इनटू सब ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स हैव ऑर्बिटल, और उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो 3 के पास क्या है, s p d तीनों है, 4 के पास s है, p है, d है और f भी है। लाइकवाइज 5 के पास भी s p d f g भी होता है, बट उसका काम नहीं आता, उतने आज तक एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं हुए कि हमको उसके g ऑर्बिटल या g ऑर्बिट्स को भी यूज करना पड़े, ठीक है। लाइकवाइज 6s 6p 6d 7s 7p, इतना ही ऑर्बिटल हमें यूज आता है जब आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हो। तो अभी तक आप सोडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एटॉमिक नंबर उसका 11 था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे, 2, 8, 1, याद आ रहा है ये वाला। और ये बोर के अकॉर्डिंग था ना, कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, क्योंकि 11 है ना उसके पास, तीसरे में तो ऐसे 18 रह सकते हैं, और उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। बट अब नया कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा था, 1s2, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, 1s2 2s2, 1s भरा गया, अगला कौन सा ऑर्बिटल है, 2s
2, उसके बाद 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो 2p6 हो गए 10, 6 7 8 9 10। अगला है 3s1, बट ऑर्डर ऐसा नहीं है ना, ऑर्डर अलग था। हमने देखा था ऑब्बो प्रिंसिपल से ऑर्डर कैसा था, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s, 3d, 4p, है ना, 4p के बाद 5s, फिर 4d, 4d के बाद 5p। तो ये ऑर्डर था हमारा ऑब्बो प्रिंसिपल से। 3 प्रिंसिपल पढ़े थे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है प्रणब? अरे डर के मत हाँ बोल। चलो 29 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 29। 28 का थर्ड समझ गए ना, कौन कौन सा पॉसिबल है? 2s 2p पॉसिबल है, 1p 3s नहीं होता। चलो नेक्स्ट 29, यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n1 है और l0 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n1 है l0 यानी कि 1s। एसपीडी को यूज करके इसका नंबर बताना है, ऑर्बिटल का नाम बताना है। तो देखो ना, n की वैल्यू 1 मतलब जो जो सामने लिखा रहता है वो n का वैल्यू है, और l की वैल्यू 0 मतलब s होता है। l की वैल्यू 0s, l1p, l की वैल्यू 2d, l की वैल्यू 3s। ठीक है, चलो अगला देखो 3p। अरे n का वैल्यू 3 तो 3 तो लिखना ही है, और l की वैल्यू 1 यानी कि p, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का p। ठीक है, अगला थर्ड 4 का d होगा, 4 का t, l इज इक्वल्स टू 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, और 3 का मतलब f। ठीक है, लास्ट 4f, 4f, और चारों पॉसिबल भी है ना। नेक्स्ट 30, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था ना 30th वाला। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। किसी इलेक्ट्रॉन का इनमें से कौन सा 6 क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं, 6 सेट दिया हुआ है, कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है ये बताना है। पहला पढ़ो, पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ए, n is equals to 0, l is equals to 0, ml is equals to 0, and ms is equals to plus half। n is equals to 0 हो सकता है क्या? फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू तो 1 से चालू होता है ना, l का वैल्यू 0 से n-1 है, तो समराइज यहां देखना, n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, l का वैल्यू 0 से n-1, m का वैल्यू जिसको अपन ml लिख रहे हैं यहां पे इज -l to l, एंड ms या s इज प्लस माइनस हाफ। यही हमारा समरी है चारों क्वांटम नंबर्स का। अब इन्हीं को देख के बताना कौन कौन से पॉसिबल हैं कौन से पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि n का वैल्यू, रीजन भी देना है, लिखा ना देखो, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। तो आप पहला वाला क्यों बोल रहे हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, n का वैल्यू स्टार्ट ही 1 से होता है। k का मतलब क्या होता है 1, l का मतलब 2, m का मतलब 3, n का मतलब 4। ये हमको बोर्ड ने बताया था, राइट। चलो सेकंड देखो, बी वाला, n की वैल्यू 1 दी हुई है और l की वैल्यू 0, यहां तक तो ठीक है, n के लिए 1 पे 0 हो सकता है ना, 1s, है ना, ml 0, ms माइनस हाफ, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, मैंने कहा बोला पहले, उस दिन भी यही डाउट तेरा आया था। अरे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इस वाले का क्वांटम नंबर्स है, इस वाले के लिए क्या चेंज करोगे, प्लस माइनस हाफ की जगह प्लस हाफ आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी ये भी 1s को बिलोंग करता है, तो इसका भी n का वैल्यू 1 होगा, इसके ये s में है तो l का वैल्यू 0 होगा, ये उसी ऑर्बिटल में तो m का वैल्यू भी 0 होगा। ये वो 2 लोग हैं जो एक ही गली में रहते हैं, बट उनके घर अलग अलग है। घर तो अलग अलग होगा ना भाई 2 लोग का, पर ये मैंने उस दिन बोला था ना, अज्यूम किया था कि हर घर में एक ही आदमी रहता है, सोच लो। तो अगर एक गली में अलग अलग घर है तो वो तीनों लाइन तो सेम लिखेंगे ना, तीनों रायपुर में है,
तीनों डीडी नगर में है और तीनों सेक्टर 2 में है। अब बस घर नंबर अलग अलग है, MIG, LIG, जो भी SIG, समझ रहे हैं क्या? तो ये क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से अलग करता है। तभी तो अपन बोलते थे ना कि हर इलेक्ट्रॉन का वो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर यूनिक होता है, अलग होता है। जैसे हर एक आदमी का एड्रेस अलग होता है, यहां जितने बैठे उनका तो एड्रेस अलग है ना, कोई भाई बहन तो नहीं है ना, तो अलग अलग है, समझ रहे क्या? तो वैसे ही 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके 3 क्वांटम नंबर सेम है, क्योंकि वो एक ही शहर में है, एक ही मोहल्ले में है और एक ही गली में है, पर दोनों के घर अलग अलग है। समझे क्या? तो ऐसा ऐसा सब में होगा ना, हर ऑर्बिटल में ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम होंगे, बस एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो s प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो s माइनस हाफ। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर है। ये प्लस हाफ होता तो वो इस वाले का होता। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो सेकंड, ये थर्ड देखो, तो ये वाला पॉसिबल है। थर्ड वाला देखो, थर्ड के लिए n इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, l इज इक्वल्स टू 1, नॉट पॉसिबल है ना। यही समझ में आ गया क्यों पॉसिबल नहीं है, लेकिन n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू सिर्फ 0 ही होती है। क्यों? क्योंकि l रेंज करता है 0 से n-1। आप पुट करके देखो 1 यहाँ पे, तो l की वैल्यू 0 to 0 ही आ रही है, यानी कि सिर्फ 0, तो 1 कैसे हो गई? तो इसका रीजन क्या देंगे अपन कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 l की वैल्यू सिर्फ 0 होती है, यानी कि 1 के पास सिर्फ s है, 1 के पास p नहीं है, 1 के पास p नहीं है, 1 के पास सिर्फ एक ही सबशेल है s नाम का, और उस एक सबशेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यही बोर ने भी कहा था ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपन जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला भी नॉट पॉसिबल, पहला वाला पॉसिबल था, दूसरा तीसरा पॉसिबल नहीं है। चौथा देखो जल्दी से, अच्छा पहला वाला नहीं था और तीसरा वाला नहीं है, दूसरा तो पॉसिबल था, हाँ सॉरी। चलो डी पढ़ो, डी, एन की वैल्यू 2 के लिए एल की वैल्यू 1 हो सकती है ना, 2p, 2 का तो p होता है, और ml की वैल्यू 0 हो सकती है ना, क्योंकि -1, 0, 1 तीनों वैल्यू हो सकती है, और s की तो यही दो वैल्यू होती है ना। चलो, तो डी पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखो फिफ्थ वाला ई, ओके, कितने लोग बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल? सब बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल, अच्छे देख लो सब, जो नए लोग भी हो, वो लोग भी ना, कौन से पूछूंगा रीजन, सब बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल। कौन बताएगा? प्रणव रीजन बता क्यों पॉसिबल नहीं है भाई फिफ्थ वाला। n is equals to 3, l is equals to 3, ml is equals to -3, ms is equals to +½ बताना नहीं है, हाँ ट्राई कर भाई, कुछ तो बोल। आप दोनों में से कोई बताएगा? हाँ, रीजन रीजन रीजन। L3 नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? देखो n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0, 1 और 2 ही हो सकती है, बिकॉज l इज इक्वल्स टू 0 to n-1, तो 0, 1 एंड 2, तो l, n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती। ये तो आप वो बात कर दी ना कि 3 का f है, 3 का f होता है क्या? 3 का तो सिर्फ spd है, 4 का है spd है, 4s, 4p, 4d, 4f, 3 का तो बस spd है, तो ये वाला पॉसिबल। ठीक है, तो अपन सेकंड क्वांटम नंबर में डिसाइड कर लिया, अपन को थर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट f, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, पक्का? कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है ये? सौभाग्य, कौन सा ऑर्बिटल है ये एफ नंबर वाला? कौन सा ऑर्बिटल है, नाम बताओ ऑर्बिटल का जल्दी। 3p, n का वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1, मतलब p, तो कौन सा ऑर्बिटल है ये? 3 का p है, 3 के p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6, p में 3 ऑर्बिटल। अब ये किसकी बात कर रहा है? m इज इक्वल टू, तो इसको अपन -1 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, ये m का वैल्यूज है, ये तो n का हो गया वैल्यू, ये l हो गया। अब 3 ऑर्बिटल की वैल्यूज क्या क्या होती है? -1, 0, 1, ये कहां से आया? m इज इक्वल टू -l to l, तो -1, 0 एंड 1, तो ये वाला ऑर्बिटल का नाम -1 है
और इसी की बात कर रहा है ना, नहीं जीरो की बात कर रहा है यहाँ पे, और उसमें भी कहा +1 प्लस हाफ वाली, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखा हुआ है F नंबर पे, समझे क्या? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट 30 हो गया, 31। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स? पहला वाला दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 4, ms इज इक्वल्स टू -12। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका क्वांटम नंबर ये होगा? चारों नहीं दिया है, बस 2 दिया हुआ है। मतलब ऐसा पूछा है कितने लोग हैं जो रायपुर के इस मोहल्ले में रहते हैं, गली नंबर नहीं दिया हुआ है, और कितने घर है ये नहीं दिया है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो अब देखो, आपको ये देखना है कि n इज इक्वल्स टू 4 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज होती है। तो क्या क्या वैल्यू होती है? 0, 1, 2, 3, यही होती है। 0 मतलब s, 1 मतलब t, d, nf। इसके पास कितना ऑर्बिटल? 1। p के पास 3, d के पास 5, और f के पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 7, 16। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। लाइकवाइज यहां भी होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 32। इन 32 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना? इन सभी के लिए n का वैल्यू 4 है, हाँ या ना? सब तो फोर्थ ऑर्बिट में है ना, सबके लिए n का वैल्यू 4 है। मैं क्लियर? इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके लिए क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि प्लस हाफ वाले, और बचे हुए 16 क्या है? माइनस हाफ वाले। हमसे क्या पूछा है? तो आंसर क्या होगा? 16। हाँ, ये करवाया हूं मैं, 30 31 होमवर्क दिया था मैं जब क्वांटम नंबर पढ़ाया था ना, तो 30 31 होमवर्क था। समझ आए क्या 16 क्यों हुए? ऐसे तो देखो, अब बोर को याद करो आप। बोर ने क्या बोला था 2n² रूल के हिसाब से, कि n का वैल्यू 4 होगा तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। तो यहां भी वही हो रहा है ना, बस फर्क इतना हुआ कि बोर बोला था कि, तो बोर बोले थे कि पूरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही है, बट यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर, सब ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं क्या? आया ना? तो ये 32 अपन जस्टिफाई कर रहे हैं। अब इनमें उनको नहीं पता कि इनका इनका रोटेशन कैसा होता है, ये रोटेट भी होते हैं, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बताया। तो उसमें से 32 में 16 वाले क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं और 16 वाले एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो आंसर 16 होगा। क्लियर है सबको? पक्का? ऐसे मत बोल, अच्छे से बोल। हाँ, चलो ठीक है। 47। 47। इससे अपन एक कंसेप्ट और समझेंगे जल्दी। फिजिक्स क्लास नहीं है आज, है ना? तो इसी को थोड़ा देर कंटिन्यू करके छोड़ दूंगा मैं। आप लोग को लेने आने वाले खुद से जाओगे ना, और आपको तो कॉल कर देना, ठीक है? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 47। पलक आप कॉल किए थे? अच्छा, चलो पढ़ो 47। नियॉन गैस इज जनरली यूज इन द साइन बोर्ड्स, ये हमें पता है ना, साइन बोर्ड्स जो होते हैं उसमें नियॉन। इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, ये उस नियॉन लाइट की वेवलेंथ है, 616 नैनोमीटर। अब आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है देखना।
आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा यूज करते हैं अपन वेवलेंथ बोलने के लिए। एक वेव है, तो अभी अपन बात की थी ना वेवलेंथ क्या होती है, इसके दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर इस वेवलेंथ का टाइम पीरियड यानी कि इतने वेव को होने के लिए अगर 30 सेकेंड्स लगते हैं, है ना, तो एक सेकंड में ऐसी कितनी वेव हो सकती है, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड, एक सेकंड में कितने बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। इसके अलावा और क्या क्या रिलेशन अपन ने देखा था, एक वेव है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, लेट्स से वेलोसिटी v है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को अपन ने किससे डिनोट किया था, याद करो, सिंबल क्या था, न्यू, एफ या फिर न्यू, इसको क्या बोले थे अपन, न्यू। v जैसा है पर थोड़ा सा घुमा देना अंदर, न्यू। ठीक है, तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जहां पे v आपका उस वेव का वेलोसिटी है, न्यू उस वेव का फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा उसका वेवलेंथ है। आप इसके यूनिट को भी वेरीफाई कर सकते हो ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज पर सेकेंड, कोई हर्ट्ज बोल देते हैं, और लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, लैम्डा तो लेंथ है तो मीटर। ठीक है, हमको निकालने क्या बोला क्वेश्चन में, आपको लैम्डा दिया हुआ है 616 नैनोमीटर, नैनो को अपन चेंज करेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर्स में, करेक्ट। आपको पहला चीज क्या निकालने बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको न्यू निकालने बोला है, ये रिलेशनशिप यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा या फिर न्यू इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। अब लैम्डा तो गिवन है बट न्यू नहीं पता ना, सॉरी v नहीं पता ना, तो v क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सारी, क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब तक कुछ मीडियम नहीं दिया तो अपन एयर ही मानेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा इज 616 इंटू 10⁻⁻⁹। तभी मैं इसको -9 किया हूं, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो आप नैनो में नहीं ले सकते इसको, सुन रहे हैं क्या, इसको भी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, याद रखना ना ये कन्वर्जन्स, बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका न्यू आ जाएगा। क्लियर है ये वैल्यू लिख लो, सॉल्व कर लेना एक बार जाकर के, 4.87 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या पर सेकेंड। ये आ गई हमारे नियॉन लाइट की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में नियॉन लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ था, ये अपन क्या पढ़ रहे पता है आपको, लाइट का वेव नेचर, क्या है ये, लाइट का, अभी भी जो लाइट हमारे ऊपर आ रही है इसकी भी एक वेवलेंथ है, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, हर कलर का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है ना, विजिबल रीजन जितना भी होता है हमारा विबग्योर वाला, उन सबका एक वेवलेंथ है, उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही निकालेंगे। मैं आपको बोल दूं येलो कलर का वेवलेंथ इतना है, बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बस ये चेंज होगा नीचे वाला चीज, है ना, बाकी सबकी स्पीड तो सेम रहेगी ना, सभी कलर की स्पीड एयर में सेम होती है, वो तो प्रिज्म में जाके अलग हो जाती है, तभी वो स्प्लिट होके बाहर निकलते हैं, डिस्पर्जन नहीं पढ़े ना अपन 10th में, डिस्पर्जन कि प्रिज्म में गया व्हाइट लाइट तो 7 कलर भर के बाहर निकला, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रिज्म के अंदर एक मीडियम के अंदर हर कलर की स्पीड अलग अलग हो जाती है, बट इन एयर सबकी स्पीड सेम है, इसलिए वो मिक्स होके व्हाइट दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है अपन को, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। ये तो सिंपल है, तो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या दिया हुआ है, अगेन वही 3 इंटू 10⁸, और कितने कितने समय के लिए 30 सेकेंड्स, तो इस वेव को अगर 30 सेकंड तक दौड़ाओगे तो कहां तक पहुंचेगी ये पूछ रहा है, निकल जाएगा डिस्टेंस, लिख लो बस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम 3 इंटू 10⁸, ये तो कैलकुलेशन ही बहुत इजी हो गया, इंटू 30 समझे क्या, आंसर मीटर में आ जाएगा जो भी है, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ मीटर्स, समझे क्या। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ क्वांटम, अब ये नया कंसेप्ट आया, एनर्जी ऑफ क्वांटम। आज तक हम क्या मानते थे कि लाइट सिर्फ वेव है, अभी अपन इसके बारे में, इसके पहले क्या बात की थी कि मैटर का डुअल नेचर होता है ना, उसके पहले, बोर के पहले एक और डेवलपमेंट हुआ था, वो था
लाइट का भी डुअल नेचर होता है कि ये जो लाइट हम पे आ रही है इसमें सिर्फ वेव नहीं है, उन वेव में पार्टिकल्स भी हैं, और वो पार्टिकल्स की एक एनर्जी होती है। उन पार्टिकल्स की क्या होती है? एनर्जी। और उस एनर्जी, वो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहीं से वो प्लैंक्स कांस्टेंट आया था, h 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये सबसे पहला अपन यही पढ़े थे ना, बोर को पढ़ने से पहले, बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हमने ये डेवलपमेंट देखा था। बाकी रदरफोर्ड तक तो हम पढ़े ही थे क्लास 9 तक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, थॉमसन ने क्या मॉडल दिया वो कैसे फेल हुए, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया वो कैसे फेल हुए, बट और सीधा हमने बोर पढ़ लिया था, ये नहीं पढ़ा था हमने। बट हमने यहां पढ़ा कि बोर के आने से पहले दो डेवलपमेंट हुए, उसमें एक डेवलपमेंट ये था कि बोर को कैसे पता चला कि एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म नहीं होती, कैसे पता चला? ये दो डेवलपमेंट्स के बाद उसमें एक डेवलपमेंट ये है कि लाइट के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया क्वांटम। उन पार्टिकल्स का नाम क्या था? क्वांटम। लाइट के लिए उन पार्टिकल्स को फोटोन बोला गया। क्या बोला गया? फोटोन। मतलब एक वेव कोई ऐसी कंटिन्यूअस वेव नहीं होती, एक्चुअली में वो कैसी होती है? डिस्क्रीट पैकेट से बनी हुई होती है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ रहे क्या? जैसे हमको पता है कि वायलेट और रेड में, वायलेट लाइट और विबग्योर में सबसे पहला वी था ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट है। उल्टा होता है, v इज इक्वल्स टू नू लैम्डा ना, तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका नू कम, जिसका नू ज्यादा उसका लैम्डा कम। तो वायलेट के क्या बोलेंगे? लैम्डा मिनिमम एंड नू मैक्सिमम। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? कौन से कलर की एनर्जी ज्यादा होगी? वायलेट ना। अभी तो अपन लिखे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। समझे क्या? तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए तो कांस्टेंट अपन ने ऐड किया था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। और इसी को न्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। हाँ या ना? ये हमारा रिलेशन है ना। सी मतलब क्या है? वही लाइट की वेलोसिटी। अपन ने सी लिख दिया, वी लिखे थे पहले। सी मतलब डायरेक्टली वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होती है। ये वही वाला सी है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाला सी, आइंस्टीन का जो रिलेशन था ना, लाइट की वेलोसिटी सी। अपन वी बोलते हैं ना, तो वी मतलब आम चीजों की वेलोसिटी हो गई जो कि लाइट से कम होती है, और सी मतलब हम स्पेसिफिकली लाइट की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो 3 इंटू 10⁻8 ही लेना है हमेशा। समझ में आ रही बात? ओके, तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा आपसे, थर्ड पार्ट में, एनर्जी ऑफ क्वांटम। आपको उस क्वांटम की एनर्जी निकालनी है। H पता है हमें, C पता है हमें, और नियॉन लाइट का वेवलेंथ भी पता है हमें। आप इससे भी तो निकाल सकते थे ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आप तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट में। अरे हाँ है ना, आपको नियॉन लाइट का फ्रीक्वेंसी पता है ना, तो आप डायरेक्टली उसको ही पुट कर सकते हो, या फिर इससे निकाल लो जो आपको अच्छा लगे। समझे क्या? यानी कि उस नियॉन लाइट के एक एक पैकेट का एनर्जी इतना होगा जो आप निकालने वाले हो। एम आई क्लियर? हाँ, तो ये है लाइट का डुअल नेचर, है ना। आज तक हम समझते थे कि लाइट सिर्फ वेव है और पार्टिकल के पास सिर्फ पार्टिकल है, बट अब पता चला कि लाइट के पास भी पार्टिकल है और पार्टिकल के पास वेव भी है। पार्टिकल ने बोला तूने मेरा पार्टिकल चुराया तो मैं तेरी वेव चुराऊंगा। अब तो दोनों के पास डुअल डुअल नेचर हो गया ना। अरे हाँ या ना? नहीं समझे क्या बोला मैं? क्यों नहीं समझा? तू तो शुरू से पढ़ रहा है। हाँ, क्या बोला बता मैं। लाइट के पास सिर्फ वेव नेचर सोचते थे ना हम, कि लाइट की वेव होती है बस, और मैटर के पास सिर्फ पार्टिकल होता है, यही सोचते थे। अब लाइट ने बोला कि नहीं, मेरे पास पार्टिकल भी है, उसको नाम दे दिया क्वांटा, क्वांटम। तो मैटर ने बोला तूने मेरा पार्टिकल चुराया तो मैं तेरा वेव चुराऊंगा। तो मैटर बोला मेरे पास भी वेव है। लाइट बोला मेरे पास पार्टिकल है, मैटर बोला मेरे पास भी वेव है। ये समझे अभी भी? पक्का? तो इससे क्या हुआ, दोनों का डुअल नेचर हो गया। लाइट के पास वेव तो थी ही, पर अब उसके पास पार्टिकल भी है ना। और मैटर के पास पार्टिकल तो था ही,
अरे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ना, बट उसकी वेव भी है। तो दोनों का डिस्कवरी किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट का डुअल नेचर किसने डिस्कवर किया था, प्लैंक्स ने। लाइट का डुअल नेचर किसने डिस्कवर किया था, प्लैंक ने। लाइट का लाइट नेचर तो पहले से ही था, मैक्सवेल ने किया हुआ था, ठीक है। और पार्टिकल का वेव नेचर डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं उसको, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जो आज अपन ने 2 क्वेश्चन किए ना 57 58 वाला। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। वो लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ तो है, बट क्योंकि उसने उसको डी ब्रॉगली ने खोजा था तो उसने डी ब्रॉगली वेव बोल दिया, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। क्लियर है? चलो, और उसका कुछ पार्ट बचा है क्या? ये हो जाएगा थर्ड पार्ट, एनर्जी ऑफ क्वांटम है जी। कितना आ रहा है आंसर? आप पुट करोगे तो देखो आंसर कितना आएगा, 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये तो बहुत कम एनर्जी है ना। ये तो एक पार्टिकल की है, पूरे लाइट की थोड़ी ना है, इस एक पार्टिकल की है। पर लाइट वेव तो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर बनी है। तो आप जब पूरे लाइट की एनर्जी बोलोगे तो सबको ऐड करोगे ना। अगर 10 पार्टिकल होंगे तो 10 इंटू एक पार्टिकल की एनर्जी, 20 पार्टिकल होंगे तो 20 इंटू एक पार्टिकल की एनर्जी, 50 पार्टिकल होंगे तो 50 इंटू एक पार्टिकल की एनर्जी। तो ये एक क्वांटा की एनर्जी है, पर उस लाइट में बहुत सारे पैकेट्स होंगे एनर्जी के। अरे हाँ ना, फोर्थ पार्ट में वही क्वेश्चन है, पढ़ो फोर्थ पार्ट। नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल। ये 2 जूल इसके सामने क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी की बहुत छोटी। कहा ये 32 नहीं है क्या? 32 बड़ा है ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट इमेजिन, ये चीटी है, ये पहाड़ है। समझ रहे क्या? एम आई क्लियर? तो ऐसे कितने पैकेट लोगे कि 2 जूल एनर्जी बन जाएगी? हाँ, किसको किससे? वो सही बोला, मैं भी तो ऐसे ही पूछा उससे, किसको किससे, तो उसने बोला उसको इससे। अब बता, ऊपर वाले को नीचे वाले से कि नीचे वाले को ऊपर वाले से? कोई और ही बता सकता है? कितने लोग बोल रहे हैं कि 2 डिवाइड बाय दिस नंबर होगा? मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग? एक क्वांटा की एनर्जी इतनी है, आप कितने क्वांटा लोगे कि इतनी एनर्जी बन जाए? एक आलू 100 ग्राम का, कितने आलू लोगे तो 1 किलो बनेगा? 10 आलू, ऐसे निकाले। 1000 को 100 से डिवाइड किए ना, 1000 डिवाइड बाय 100, यानी कि जितना बनाना था उसको 100 से डिवाइड किया, राइट। अब अपन को बनाना कितना है, 2 जूल। उसको अपन एक आलू है और इतना आलू चाहिए, समझे ना। तो 2 डिवाइड बाय दिस, तो एक्चुअली ये होता क्या है, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। ये एन का वैल्यू 1 रख दूंगा मतलब एक पैकेट का एनर्जी, एन का वैल्यू 10 रख दूंगा तो 10 पैकेट का एनर्जी। अपन को यही तो निकालना कितना पैकेट, और ये क्या है, एक पैकेट का एनर्जी, जो अपन पहले निकाल चुके हैं, वही नंबर 32 पॉइंट जो नंबर था। और ये क्या है, 2 जूल चाहिए, क्या 2 जूल। कितना चाहिए नहीं पता, कितने क्वांटा मिलके बनाने वाले वही तो निकालना है। और एक का कितना एनर्जी है, 32.27 इंटू 10⁻⁻, डिवाइड। समझ आएगा? तो एन आ जाएगा। एम आई क्लियर? ये आपके फिजिक्स के उस कंसेप्ट जैसा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम है, तो अगर आपको 1 कूलम चार्ज बनाना है, ये 1 कूलम से तो बहुत छोटा है ना, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो एन क्यू बाई ई, क्यू बाई ई। ये समझे क्या रिलेशन? वही चीज है। एम आई क्लियर? पक्का? क्या हो गया? तो 2 डिवाइड बाई ये नंबर करोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएंगे, कि कितने क्वांटा जाएंगे तब जाकर के इतनी एनर्जी बनेगी। एक क्वांटा की एनर्जी इतनी है तो एन क्वांटा की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तो वो एन क्या है, हो जाएगा ये भी पार्ट। तो एन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 32.27 इंटू 10⁻⁻20। ये जूल मत लिख देना, ये नंबर है, ये नंबर्स है, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इतना क्वांटा, आप भले चाहो तो लिख सकते हो क्वांटा, इतना क्वांटा या इतना पैकेट चलेगा, बट कोई यूनिट मत लिख देना कि जूल। आप एनर्जी थोड़ा निकाल रहे हो, आप नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल रहे हो, कितने पैकेट मिलके 2 जूल बनेगा, कितने पैकेट मिलके 2 जूल एनर्जी बनेगा, अपन ये निकालना चाह रहे हैं। एक पैकेट का एनर्जी पता है, ठीक है। चलो ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं। कौन सा पीछे वाला?
सी का ही तो आंसर ये था भाई, क्या कर रहा है? सी क्या था? एनर्जी ऑफ क्वांटम ना, यही तो है, इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा। और डी वाले का आंसर 6.2 इंटू 10 to the power 18 आएगा आंसर। ये कितना बड़ा नंबर है? 62 लिख के 17 जीरो और लगाना है। इतना सारा क्वांटा है, तब जाकर 2 जूल एनर्जी बन रही है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्लास में नया यूनिट चालू करते हैं ना फिर, क्या बोलते हैं? है ना? तो चलो रेडॉक्स ही चालू कर देंगे, क्योंकि तू ही बोला